गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 जनवरी 2024 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है एक्सप्लेन्ड पेज से। सबसे पहले आज एक्सप्लेन्ड पेज पे आर्टिकल्स दिए गए हैं। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ आया नहीं है तो हमारे लिए जो रेलिवेंट हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पीपीटी का जो आपको सामने दिखाई दे रही है तो आप जाकर मेरे जो कमेंट बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है चैनल को ज्वाइन करने का उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली आर्टिकल बात कर रही है अपार्ट फ्रॉम फॉग व्हाट एल्स इज बिहाइंड डिलेज एट दिल्ली एयरपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन सेक्टर, इन सब चीज़ों के ऊपर वैसे एक प्री में भी सवाल आ सकता है और मेंस के अंदर भी ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे क्या क्या रीजंस है। संडे को अगर कुछ डाटा दिया गया है कि कैसे संडे के दिन में यहाँ पर जो न्यू दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके वहाँ से लगभग 450 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऐसी थी जिनको डिले कर दिया गया। 48 ऐसी फ़्लाइट्स थी जिनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। रीज़न अगर पूछा जाए तो कैंसिल का और डिले को बताया गया कि कैसे फॉग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फॉग के अलावा भी यहाँ पर दो रीज़न्स थे। पहला क्या रीज़न था कि एक तो कुछ ऐसा है, देखिए संडे का जो दिन था ना उस दिन एक तो जीरो विजिबिलिटी थी यानी कि कुछ सीमा के बाद तक ऊपर जाने के बाद बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। एक तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्ट्स हमने बनाए हुए हैं जैसे कि रनवे बनाए हुए हैं। हम देख पाएंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर 4 रनवे हैं जिनमें से 2 रनवे जो कि रनवे पार्ट 2B ये ऐसे रनवे हैं जहाँ पर आपको अगर कम विजिबिलिटी है या विजिबिलिटी कम है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी वहाँ पर जो आपका प्लेन है आपका उसको उतारा जा सकता है। तो ऐसा बनाया गया है। लेकिन अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो रनवेज है ये हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट यानी कि यहाँ पर कुछ रिपेयरमेंट का काम चल रहा है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि अब जो जो प्लेन यहाँ पर उतर सकते थे, जो फ्लाइट्स यहाँ पर आ सकती थी वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। दूसरी बात, जो दूसरा रनवे है एक तो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। एक और जो रनवे है जिसके ऊपर थोड़ा कम विजिबिलिटी होने के बाद भी प्लेन को उतारा जा सकता था उसका भी ओनली 1 पार्ट इज़ फंक्शनल यानी कि आप एक तरफ से ही यहाँ पर फ्लाइट को उतार सकते हो या फिर ऊपर लेके जा सकते हो। द सेकेंड पार्ट ऑफ रनवे इज़ नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं है। कुछ वहाँ पे भी जो वर्क है, रिपेयरमेंट का वर्क है वो चल रहा है। हालांकि ये रिपेयरमेंट के वक्त पहले हो जाने चाहिए थे, ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि ऐसे ही एक मंथ आ रहा है। तो खैर इसी की वजह से हो रहा है कास्केडिंग इफेक्ट। देखिए कास्केडिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट्स यानी कि किसी कारण से चीज़ें डबल होने लग जाए, डबल से भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाए, राइट। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट्स कैसे हो रहा है कि पहले तो फॉग की वजह से डिले हो रहा था, उसके बाद से रिपेयरमेंट की वजह से डिले देखने को मिला है, उसके बाद से और डिले हो रहा है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो पायलट्स हैं उनको ओवर टाइम करना पड़ सकता है यानी कि उनको अपनी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा निभानी पड़ेगी। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल होते हैं एविएशन के, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल है DGAA, इन्होंने बोला है कि एक बार जब ये फ्लाइट डिले वगैरह का काम अगर ठीक से हो जाता है उसके बाद जो पायलट्स होंगे उनको हम रेस्ट दे देंगे, प्रॉपर रेस्ट देंगे ताकि उनको बाद में आके दोबारा से फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रेस ना हो करते टाइम अपनी ड्यूटी को। ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर नवी मुंबई का। नवी मुंबई का जो यहाँ पर एक दोनों सिटीज़ यहाँ पर दिखाई गई कैसे जो न्यू दिल्ली है वो क्या है, एक पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है। और जो न्यू यहाँ पे नवी मुंबई है या मुंबई हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है, ये यहाँ पे इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया है। तो दोनों ही में इतने ज़्यादा डिले देखने को मिले हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें कि वीकली यहाँ से दोनों जगह से कितनी फ़्लाइट्स उड़ती हैं तो हमें समझ में आता है कि अराउंड 700 के लगभग यहाँ पर फ़्लाइट हर हफ्ते उड़ती हैं दोनों जगह से। और दोनों ही जगह पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों में यहाँ पर डिलेज देखा गया है, जबकि मुंबई का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता है। स्टिल ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी देखी गई है। रीज़न बीइंग इज फॉग प्लस
अदर जो इश्यूज़ हो रहे हैं जैसे कि रनवे वगैरह स्लिपरी हो चुके हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे रीजंस हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेन पेज के सेकंड आर्टिकल जो कि बात कर रहा है व्हाट लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा सेज। देखिए ये जो इन्फ्लेशन का डाटा है इसके ऊपर हम 5 से ज़्यादा बार बातें कर चुके हैं, द हिंदू में बार बार आता है। अब मुझे आपको कुछ टर्म्स समझानी पड़ेंगी। ये जो इन्फ्लेशन का डाटा लिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है सीपीआई की। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है, इसके अंदर 5 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले कि हमें पहला क्या होगा, फूड को हम यहाँ पर गिनेंगे कि फूड के प्राइसेस में क्या बदलाव आया है। दूसरा यहाँ पर क्या गिना जाता है? दूसरा यहाँ पर गिना जाता है आपके जो और आइटम्स है जैसे कि हाउसिंग वगैरह हो गया है। उसके अलावा हम लोग मिसलेनियस गिनते हैं जिसमें कि एजुकेशन आ जाती है आपकी। तो ये सारे क्राइटेरिया ऐसी क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पर बता रही है। टेक्सटाइल यहाँ पर आ जाता है, यानी कि कपड़ा रोटी मकान वाला, तो ये सीपीआई में आता है। ये जब इसके अंदर महंगाई आती है एज़ कम्पेयर टू पहले साल से, यानी 2023 में जितना ये था 2022 में जितना था उसके कंपेयर में 2023 के दिसंबर में ये बढ़ा हुआ है कितने प्रतिशत से? 5.61%, या फिर हम और भी अगर अराउंड ऑफ फिगर ले तो 0.7% से ये बढ़ चुका है। तो ये अगर बढ़ता है तो इसका पहली बात तो इम्पैक्ट क्या होती है। दूसरी बात एक और टर्मोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो कि है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर आपका जो सीपीआई है आप उसमें से यहाँ पर क्या करेंगे, फूड को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन बन जाता है। उसी तरीके से सीपीआई में ये भी पूछा गया है कि सीपीआई इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? सीपीआई इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जर्नली जो हमारे आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो इसी इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर करते हैं जब वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, जब वो इसको समझते हैं। तो जर्नल इन्फ्लेशन भी इसको ज़्यादातर बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ठीक है आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर? 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से उसका जो आपका गवर्नर होगा आरबीआई का वो क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर कौन है फिलहाल? शक्तिकांता दास। इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जो आरबीआई से ही आएंगे और 3 मेंबर ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए महंगाई जो है वो 6 के पैराडिगम से यहाँ पर ऊपर चली जाती है। अभी तो 5.7 है, ठीक है। हमारी लिमिट कितनी है कि हमें 2 से लेकर 6 के बीच में रखना है, और सबसे अप्रोप्रिएट कितना माना गया है? 4, कि 4 तक आने के बाद ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। और उसके अलावा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का रेट है या जो ग्रोथ है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि कोई आम इंसान यहाँ पर कुछ चीज़ों को ना खरीद पाए। अब ये डाटा हमें समझ में आ गया है। अब अगर ये 6 से ऊपर रह जाता है 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। ये मॉनेटरी जो है वो बनेंगी, उनकी पॉलिसी निकालेंगे और उसके बाद उनको जो जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं वो इसको अभी तक कव कर पा रहे हैं। क्या ऐसा हमने देखने को मिला? यस, कोविड में बिल्कुल हमें देखने को मिला था, लगातार बहुत महीनों तक ऐसा देखने को मिला था। तो ये इन्हीं के कारणवश जो है बातें चल भी रही थी। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑलमोस्ट जो भी इसमें आया हुआ तो सारी चीज़ें समझ ली है। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा ओप क्या कह रहा है। थोड़ा सा इस डाटा पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो यहाँ पर पता चला है कि जितना भी ये इन्फ्लेशन है, जितनी भी ये महंगाई आई है, उसमें से 54% जो महंगाई आई है वो आई है फूड के अंदर। यानी कि खाना जो है, खाने में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई है? सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर। हम देख पाएंगे कि अनाज जो है वो 12.1% से यहाँ पर बढ़ चुका है उसके रेट। उसके अलावा वेजिटेबल के ऊपर सब्जियों के रेट बढ़ चुके हैं। फिर जो पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, उनके रेट यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। फिर देखते हैं कि एजुकेशन या जो मिसलेनियस चीज़ें हैं उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान देखने को मिला है। ऑल राइट, फिर हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए आज की जो सीरीज़ होती है ना, जिसमें हमें पता चलता है कितने % ये बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू करने के लिए, उसके लिए एक बेस ईयर को पहले ही निर्धारित कर लिया गया है कि हम देखेंगे 2012 को यहाँ पर बेस ईयर किया गया है कि जितनी महंगाई 2012 में थी उसको हम 0 मान लेंगे। अब जितना इससे ऊपर जा रहे हैं, 2013 में मान लीजिए यहाँ पर कितना था?
कोई खाने की जो चीज़ थी वो 100 रुपये की मिलती थी, ठीक है, और टोटल हम देखेंगे कि 100 रुपये का यहाँ पे था। अब हमने 100 को जीरो मान लिया। अब 2013 में वो चीज़ 110 रुपये की हो गई है। तो अब हम इसका क्या मानेंगे कि लगभग यहाँ पर 11% क्या हुआ है, हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ऐसे एक बेस ईयर काउंट करके रखा गया है 2012 को यहाँ पर। और अगर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू 100 रुपये की होती है 2012 में और उसके प्राइजेस चेंज होते हैं, तो उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही यहाँ पर परसेंटेज दी जाती है। और किसने ये डाटा सारा का सारा रिलीज़ किया है? ये डाटा रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ पर, और क्या आएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर, मॉस्पी के अंदर ये यहाँ पे बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स को जो इम्प्लीमेंट करती है मॉस्पी, वो यहाँ पर एज अ रिलीज़ करती है इस पूरे के पूरे डाटा को। ज़्यादातर आप देखेंगे कि NSO की तरफ से या फिर RBI की तरफ से कुछ डाटा आता है, रिपोर्ट्स जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो काउंटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो जब बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि ठीक है ऐसा कुछ डाटा है। ज़्यादातर जो भी ये रिलेटेड इन्फ्लेशन का यहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेवोस समिट। देखिए सबसे पहले अभी डेवोस के अंदर, डेवोस क्या है? एक शहर है। कहाँ पर है ये डेवोस शहर? पहले भी ऐसे डेवोस में समिट हुआ है, यस। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर है ये है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? यूरोप के अंदर है। और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर आप देख पाएंगे जर्मनी होता है। तो यूरोप में आप देखेंगे कि मिडिल यूरोप के अंदर काफ़ी जाना माना देश है। अब उसी के अंदर हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए WEF को यहाँ पर करवाया जा रहा है जनवरी 15 से लेकर जनवरी 19 तक। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जिनका इकोनॉमी के अंदर काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं कि योगदान है अलग अलग कंट्रीज़ के, वो यहाँ पर मिलते हैं, बातें करते हैं कि आगे क्या बढ़ाया जा सकता है। तो एक पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं प्लस उनके साथ में यहाँ पर जो इकोनॉमिकली लोग अच्छा कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको साथ में मिलने का एक मौका मिल जाता है, ताकि पॉलिसीज़ को ऊपर वो बात कर सके। कुछ बातें होनी चाहिए, अपने अधिकार की बातें कर सके। पॉलिटिशियंस को लगता है कि टैक्सेशन को यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, तो इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर क्या दी जाती है? स्पीच दी जाती हैं, बातें की जाती हैं। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पर कौन कौन आया है? देखिए अभी यहाँ पर जो UN के सेक्रेटरी जनरल है अजय बग्गा, वो यहाँ पर आ चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं आपके से एंटोनियो गुराते यहाँ पर है, वो आ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। टेड्रोस एंगोम गेब्रेयेसस डायरेक्टर जनरल है WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो फिर इंडिया से हो, चाहे फिर वो USA से हो, चाइना से हो, फ्रांस से हो, श्रीलंका से हो, तो ये पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। फिर कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था, इसको इनिशिएट किसने किया था, यानी कि इसकी पहल कब हुई थी? देखिए 1972 के अंदर हम देख पाएंगे कि जो एक प्रोफेसर होते थे जर्मनी के अंदर, क्लोस कब नाम से, उन्होंने WEF को यहाँ पर फाउंड किया, बनाया, और उन्होंने अपनी मास्टर्स की हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के अंदर। फिर 1972 से लेकर 2003 तक वो एक प्रोफेसर रहते हैं बिजनेस पॉलिसी के यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में, और तब जाके 1971 के अंदर वो इसको फॉर्म करते हैं। लेकिन इसका जो पहले का नाम था वो यहाँ पर WF नहीं था, इसमें क्या था? यूरोपियन मैनेजमेंट था, यूरोपियन कैपिटलिज्म मैनेजमेंट के नाम से ये जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको WEF के नाम से जाना जाता है। फिर कहते हैं कि US की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ पर पहले क्या किया जाता था कि मैनेज कैसे करना है इकोनॉमी के साथ में, पॉलिटिक्स के साथ में, उसी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर एक फोरम तैयार किया गया कि अलग अलग, देखिए अब तो सोशल मीडिया, आज अगर आप कंपेयर करेंगे चीज़ों को तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वाई क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज सोशल मीडिया की पावर बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पहले एक सवाल आता था ज्योग्राफी के अंदर कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो एक गाँव बनता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा इजीली फ्लाइट वगैरह से जाकर कहीं पे भी पहुंच सकते हो, तो एक गांव की तरह हो गया। लेकिन सोशल मीडिया ने तो इसको एक गांव नहीं बल्कि एक बहुत ही
छोटी और छोटी इकाई बना दिया है, कि एक बिल्कुल क्लोज ग्रुप बना दिया है, राइट, कि आप किसी भी टाइम कहीं पर भी बैठ के दूसरी जगह पर मौजूद हो सकते हो, वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जब बैकआउट जाते हैं ना 1971-72 के अंदर, तो उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको किसी के साथ भी मिलना है, बातें करनी है, तो आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे करनी पड़ेगी वो मीटिंग भी? वाई फेस, ठीक है। तो आपको एक जगह पर प्रस्तुत रहना पड़ेगा, अब उपस्थित होना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा एक जगह पर। और उसी की वजह से ये जो फोरम बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता था पहले। आज भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या कम हो गई है? नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। कोविड की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन एनुअल मीटिंग होती थी, हर साल ये मिलते हैं एक साथ में, और ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि WEF ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है जो हमारे लिए प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है ना, किसी भी रिपोर्ट का आपको नाम दे दिया जाएगा, अब ये पूछा जाएगा नीचे कि ये क्या है, WHO ने निकाली है, क्या ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली है यहाँ पर, फिर हम देख पाएंगे क्या ये IMF के द्वारा निकाली गई है, क्या ये यहाँ पर WEF के द्वारा निकाली गई है। अगर आप पहले ही इनकी रिपोर्ट्स को याद कर लेंगे कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स को निकालते हैं जो कि करंटली न्यूज़ का दिया होगा, तो आपके ऐसे सवाल जो कि 1-2 सवाल आता है वो गलत होने से बच जाएगा। और यही होता है कि जो आपका सिलेक्शन करवाने में ऐसे ईजी हैंगिंग फ्रूट्स की तरह ये काम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो WEF होता है ना, वो यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स को छापता है। पहली जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, यानी कि ग्लोब के अंदर कितना कंपटीशन चल रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सबको पता होना चाहिए ना। दूसरी यहाँ पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि ग्लोब के अंदर जेंडर का जो गैप है, चाहे वो उनके पैसे के फॉर्म में हो कि उनको सेम काम के लिए कम पैसे मिलते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ये दोनों रिपोर्ट यहाँ पर निकाली जाती हैं। तो इसको आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है दार्जिलिंग जूस स्नो लेपर्ड सक्सेस, वाई वाइल्ड कैट्स आर फसी ब्रीडर्स। देखिए 2 सवालों के यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? GS पेपर 3 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का जो दार्जिलिंग जू है वो एक ऐसा जू बना है फिलहाल करंटली क्या हुआ है कि उसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड को यहाँ पर कैप्टिविटी के अंदर, यानी कि उनको रोक कर एक जगह पे हमने सिर्फ उनको इतना एरिया दिया गया कि आप इतने में ही रोम कर सकते हो, घूम सकते हो, तो हमारे कैप्चर में है, राइट। तो हमारे उसके अंदर है वो, तो कैप्टिविटी के अंदर रखे जाने वाले हाईएस्ट रिकॉर्ड को कर लिया। जब से ये बना है 80 यहाँ पर हमें देखने को मिले कि 80 लेपर्ड को ये ऑलरेडी पाल चुका है। आज के टाइम पे हम देख पाएंगे कि इसके अंदर आज के टाइम पे 14 स्नो लेपर्ड्स हैं, और जो ब्रोनेक्स जू है जिसने आज तक, जो कि 1980 के अंदर बना था ब्रोनेक्स जू, और उसने भी आज तक ये रिकॉर्ड, सबसे पहले उसी के हाथ में रिकॉर्ड होता था 80 स्नो लेपर्ड्स का, कि उसके पास जो थे वो उसके प्रेजेंटली आज 10 यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स उनके जू में देखे जा रहे हैं। और इंडिया में कितने हैं? 14 स्नो लेपर्ड हमारे पास यहाँ पर अभी के लिए प्रेजेंटली है। तो ये चल रहा है। फिर हम कहते हैं कि कैट्स को कैप्टिविटी के अंदर क्यों रखा जा रहा है। देखिए 1900 का समय, हिस्ट्री बता रहे हैं कि लगभग 1900 से अगर हम पहले जाते हैं तो कोई नहीं रखता था इनको, कोई पकड़ के नहीं रखता था। लेकिन 1950 में ऐसा हुआ कि जो 1-2 को पकड़ा गया था उनको कैप्टिव ब्रीड होने लगी, यानी कि आपने पकड़ा हुआ है, उनको किसी जगह पे रखा हुआ है, कोई भी फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उन्हीं से उन्होंने उसी कैप्टिविटी के अंदर जो मैटिंग है वो किया, और उसके बाद ब्रीडिंग कर दी, बच्चे को यहाँ पर जन्म दे दिया। ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस में होता है, इसी वजह से सवाल है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा आ सकता है। कुनो नेशनल पार्क में हमारे जो साउथ अफ्रीका से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाया गया, उसमें भी कैप्टिविटी के अंदर जस्ट 1 महीने पहले 3 कब्स को यहाँ पर जन्म दिया गया है, 3 बच्चे उसको हुए हैं। तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल बन सकता है मेंस के अंदर भी कि क्यों इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चीता जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चीता भी था, देखिए अब इंडिया के अंदर भी अभी हमने 1971 के बारे में यहाँ पर पढ़ा, 1972 के अंदर हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आता है, और अभी सेकंड ही उस पर हम देख पाएंगे कि 1972
2 के अंदर यहाँ पर क्या आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। और 1973 जस्ट आफ्टर 1 ईयर या फिर मैं कहूँ कुछ महीनों के बाद ही यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट चीता, जिसके अंदर हमें क्या करना था, चीताज को यहाँ पर कंजर्व करना था, सेव करना था। तो कैसे ईयर वाइज ये मैचिंग हो गए हैं, इनको याद रखिएगा। खासकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर कैट्स को कैप्टिविटी के अंदर रखा जाता है। हमें समझ में आ गया है कि लगभग 1991 तक क्या होता है, 1900 में क्या था कि कोई भी यहाँ पर खास से कैप्टिविटी में थे ही नहीं। 1950 में क्या होता है कि यहाँ पर पहले ब्रीडिंग करना शुरू हो जाता है। और 1991 में हम देखेंगे कि लगभग 98% स्नो लेपर्ड, जितने भी स्नो लेपर्ड यहाँ पर होते हैं वो सभी के सभी कैप्टिविटी के अंदर ही थे, यानी कि उनकी जो ब्रीडिंग हुई है वो यहाँ पर एक निर्धारित सीमा क्षेत्र के अंदर ही करवाई गई है। तो ये 1991 तक ऐसा कुछ हो जाता है। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि देखिए डिफ़िकल्ट ब्रीडर बहुत ज़्यादा हैं। एक यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड की बात की जाती है, जो क्या करते हैं यहाँ पर कि उनको जब आप मेटिंग करवाना चाहते हो फीमेल के साथ में तो वो हार्श हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे सीरियस इंजरीज देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। और बहुत सारी जो फीमेल्स हैं यानी कि जो फीमेल चीता हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्या ऐसा ही कोई केस हमें कूनो नेशनल पार्क में भी देखने को मिला है? बिल्कुल देखने को मिला है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर भी क्या होता है ना कि एक दीक्षा नाम की फीमेल को छोड़ दिया जाता है 2 मेल्स के बीच में, लेकिन क्योंकि वो उस समय पे ऑस्ट्रस में नहीं थी, अब ऑस्ट्रस क्या है मैं वो आपको समझाऊंगी। इसी कारणवश से जब वो 2 वहाँ पर मीटिंग करते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है, उसको सीरियसली यहाँ पर चोटें लगती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए हमें समझ में आना पड़ेगा कि ब्रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं। ये जो फीमेल होती है ना, हमें पता है कि जो फीमेल नॉर्मल होती है, जैसे कि होमो सेपियंस के अंदर जो ह्यूमंस के अंदर फीमेल है वो एक मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से गो थ्रू करती है। वो जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है वो डिपेंड करता है कि आपका 30 दिन से 28 दिन से लेके यहाँ पे 35 डेज तक का कितने दिन का है। उसके बीच में हम देख पाएंगे कि लगभग आफ्टर 7 to 10 डेज एक ऐसा फेज आता है 7 दिन का इस मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के अंदर, जिसको ओवुलेटिंग फेज बोला जाता है या फिर ओवुलेशन फेज यहाँ पर बोला जाता है। इस ओवुलेशन फेज में क्या होगा कि जो एग यानी कि जो आपकी ओवरी के अंदर एग होता है यहाँ पर एक फीमेल का, वो फिलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होते हुए यूट्रस के अंदर आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि वेट कर रहा है कि कब उसको स्पर्म मिलेगा और कब वो जो एक रिप्रोडक्शन होता है उसको यहाँ पर शुरू कर सकता है। ये सारा चीज़ें हमें पता है, लेकिन फीमेल चीता में ऐसा नहीं होता है। फीमेल चीता के अंदर क्या होगा कि जो ओवल्यूशन होता है ना, ये ओवल्यूशन एट द टाइम जब वो लोग मीटिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे यहाँ पर होता है, यानी कि while they are doing intimacy उसी समय पे ये स्टार्ट होगा और उसी समय पर ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन का फेज शुरू हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले ही यहाँ पर करेगी ऐसा कुछ। फिर दूसरा यहाँ पर रीज़न है कि फ़ीमेल को जब भी मीटिंग करनी होती है उस समय पे वो कुछ अलग तरीके का यूरिन पास करती हैं या फिर उनकी जो स्मेल होती है वो अलग होती है। कई बार जो मेल चीतास, टाइगर, लेपर्ड्स ये सब होते हैं क्या करते हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उन्होंने गलत समझ लिया है उस चीज़ को, और इसी कारणवश जब वो उनके साथ मतलब कि मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस हमें डेथ तक की यहाँ पर इंजरी देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल चीता ऐसा कुछ चाहती नहीं थी लेकिन मेल चीता ने उसको गलत समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि ठीक है 2 सिचुएशंस हम समझ चुके, एक में फीमेल चाहती है दूसरे में फीमेल नहीं चाहती है। लेकिन ये जो लेपर्ड्स होते हैं, ये जो बिग कैट्स की हम बात करें, चीताज की बात करें, इनको पता कैसे चलता है कि फीमेल चीता कुछ चाहती है या नहीं चाहती है? इन द मोस्ट केसेस जो फीमेल
फीमेल होती है वो अपनी स्मेल को जब छोड़ेगी या कुछ ऐसे इंडिकेशन देगी, उस समय पे मेल चीता क्या करता है कि उसको सूंघेगा। अगर वो एक तरीके से बार्क यहाँ पर बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे कि हॉर्न करेगा, एक साउंड निकालेगा, अगर वो उस साउंड को निकालता है तो उसको उसका इंडिकेशन होता है कि मुझे समझ में आ गया कि फीमेल चीता जो है वो मीटिंग यहाँ पर करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा कोई साउंड नहीं निकालता है तो उसके बाद वो वापस उस जगह से चला जाएगा। और इसी एरिया को जब ये कैप्टिविटी के अंदर करवाया जाता है तो इसी एरिया को बोला जाता है लवर्स पार्क, यानी कि जो लवर्स का यहाँ पर एक तरीके से बोला जाए कि स्थान है ये, ठीक है। अब यही बातें हो रही हैं, फिर कह रहे हैं कि ठीक है अगर ऐसा इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो आप क्यों ना साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर ब्रीडिंग करवाने की कोशिश कीजिए। जब हम जाते हैं साइंस एंड टेक के थ्रू कुछ करवाने के लिए तो भी हमें समझ में आता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पहली चीज़ तो उनका ओवल्यूशन हो ही नहीं रहा है पहले। अगर आप उनको एंटीथीसिस यहाँ पर दे भी देंगे, एनेस्थीसिया भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप वहाँ पर IVF यानी कि जो फीमेल के अंदर ह्यूमंस के अंदर किया जाता है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि ओवल्यूशन हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर आपने किसी भी फीमेल को एंथीसिया यहाँ पर दे दिया है, उसके बाद आप उसमें यहाँ पर एग के अंदर ओवरी के अंदर जाकर स्पर्म को यहाँ पर फर्टिलेट करना चाहेंगे तो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि जो एग है उसको यहाँ पर कंट्रास्ट करने के लिए एक मसल्स की मूवमेंट चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पर नहीं किए जाएंगे फीमेल के द्वारा अगर वो अवेयर नहीं है। अगर वो एनेस्थीसिया का उसके ऊपर असर है तो वो उसको नहीं कर पाएगी, पहली प्रॉब्लम। अब इसके अलावा जो दूसरा रीज़न बच जाता है वो क्या होगा? सर्जरी होगी, कि आपको ओवरी के अंदर ही जाकर सर्जरी के थ्रू जो स्पर्म है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है कि चीतास क्योंकि यहाँ पर कैप्टिविटी के अंदर रखे गए हैं और क्योंकि जीन जो था उनका जेनेटिक जो जीन्स था उसकी वेरिएशन बहुत ही कम हो गई है, इसी वजह से ये चीज़ें लीड करती है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है एक रिपोर्ट के द्वारा कि अब जितने चीता बचे हैं वो ऑलमोस्ट सिबलिंग ही हैं, एक दूसरे के बहन भाई ही हैं और उनमें कोई भी फर्क नहीं है। लगभग वेरी वेरी लेस 99% तक वो सभी लोग एक दूसरे के सेम क्लोन है, एक दूसरे जैसे ही बने हुए हैं। अब क्योंकि वो एक दूसरे जैसे हैं तो क्या इनके जीन में यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा? नहीं होगा, राइट। जीन के अंदर, अब जीन क्या होता है पहले यहाँ पर आइए, देखिए एक सेल होता है, राइट। सेल के अंदर DNA होता है। जब हम इस DNA को बाहर निकाल लेते हैं, मान लीजिए फॉर स्टडी के लिए, तो हमें समझ में आता है कि एक सेल के अंदर या DNA के अंदर लगभग 36,000 जीन होते हैं। ये जो 36,000 जीन्स है ना, ये अलग अलग 4 पेयर से बन के मिलते हैं। एडेनाइन के साथ मिलके मिलता है, कोई टेरामाइन के साथ मिलके मिलता है। तो ये जो पेयर बनते हैं ना, AT का पेयर बन सकता है यहाँ पर, फिर हम देख सकते हैं GD का पेयर बन सकता है। तो ये पेयर्स बताते हैं कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके बालों का जो शेप होती है वो क्या होगी, क्या वो स्ट्रेट होंगे, क्या वो कर्ली होंगे, आपकी जो नोज़ होगी वो कैसे दिखाई देगी, आपका स्किन का कलर क्या आएगा। हमारी हर इन्फॉर्मेशन, जैसे आप डायरी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे आर्टिकल में एक एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वो हर इन्फॉर्मेशन हमारे जीन के ऊपर होती है और इसी वजह से कोई चीज़ हमें जैसे हम दिखते हैं वैसे दिख पाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, या फिर मैं बता देती हूँ ये A है, आप इसको क्लोन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सेम टू सेम एक और A बनाएंगे। क्या इनमें कोई आपको डिफरेंस खासा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, दोनों ही A है। इसे बोलते हैं क्लोनिंग, कि जब आपके सभी जीन एक दूसरे से बिल्कुल सेम हो, जब आपका DNA ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम हो, जीन बिल्कुल सेम हो, यानी आप एक जैसे ही दिखाई देंगे, आपकी आंखें हर चीज़ एक जैसे दिखाई देंगी। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इसी वजह से इनकी जीन में जो अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो बहुत कम है। और ये जो डिफरेंस है, अंतर, ये क्या करता है? इनकी जो स्पर्म होता है उसमें इनफर्टिलिटी ले आता है, डिफॉर्मेशन लेके आता है लगभग 70%। यानी कि चीता की जो ब्रीडिंग कैपेबिलिटी है, लेपर्ड की जो ब्रीडिंग कैपेबिलिटी है, ये जो बिग कैट्स जितने भी हैं, लायंस भी इनमें आ जाते हैं, इनके फर्टिलिटी रेशो काफ़ी कम हो जाता है। खासकर स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर आपने मान लीजिए सर्जरी कर भी दिया
फिर प्रॉब्लम ये है कि क्या वो जो बच्चा है वो जिंदा रह पाएगा, क्या वो सही में वो जो स्पर्म हमने डाला है वो ठीक तरीके से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या मेटिंग केस में कुछ फ़ायदा होगा, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। मान लीजिए अब वो उसने काम कर भी दिया है, अब बर्थ हो जाता है, फिर यहाँ पर पता चलता है कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से केवल 5% ही ऐसे हैं जो जिंदा रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। यानी कि इनका जो लिविंग रेशो है वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पर देखा जा सकता है इवन जो कुनो नेशनल पार्क में 4 महीने पहले एक जो 4 कब्स को जन्म दिया गया था, उनमें से भी 3 की डेथ यहाँ पर देखी गई थी। सिर्फ एक ऐसा कब था। कब क्या होता है, जो ये चीतेज वगैरह होते हैं इनके बच्चों को यहाँ पर कब्स बोला जाता है, तो इनमें से 3 की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इनका लाइफ रेशो भी बहुत कम है आफ्टर बर्थ के बाद में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि एक आर्टिकल है यहाँ पर फर्स्ट पेज से, जो कि कह रहा है मोदी एंड पुतिन डिस्कस स्पेशल स्ट्रेटेजिक टाइज फ्यूचर रोड मैप। देखिए एनएसए को यहाँ पर कॉल की गई। एनएसए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेवोस्टाक में वो गए हुए हैं। यूक्रेन स्वीज फ्लैग इंडियाज़ रोल, इंडिया के उसको बताते हैं। फिर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो एस जयशंकर यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। इब्राहिम राइसी तेहरान के अंदर में। और ये जो भी अटैक हो रहे हैं, मान लीजिए जो कमर्शियल अटैक्स किए गए हैं शिप्स के ऊपर, कौन कौन से शिप्स के ऊपर हमारे यहाँ पर अटैक किए गए हैं, प्लूटो शिप के ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया था। फिर एक शिप था हमारा न्यू के नाम से। तो ये जो 2 शिप्स थे ना, इनके ऊपर यहाँ पर कमर्शियल शिप्स थे, इनके ऊपर अटैक किया गया था। कैसे अटैक किया गया था, ड्रोन से अटैक किया गया था। अब इन अटैक को रोकने के लिए पहली बात तो ये कौन कर रहा था, हमें पता चला था कि एक हाउती ग्रुप है, जो कि कहाँ का ग्रुप है, यहाँ पर हाउती ग्रुप था ईरान का। ये लोग एक ऐसे रेबल ग्रुप है जो कह रहे थे कि जो भी इजराइल के साथ खड़ा है हम उनके अगेंस्ट है। अब इन्हीं से निपटने के लिए यूएसए ने मैरिटाइम एक फोर्स बनाई। किसके अंडर में बनाई, ऑपरेशन गार्डियन के नाम से। ऑपरेशन गार्डियन जो है वो क्या बोलता है कि हमें प्रॉस्पेरिटी को गाइड करना है, समृद्धि को गार्ड करना है। इसके अंदर यूएसए के साथ में लगभग 9 कंट्रीज और साथ में मिल जाती हैं, और ये सभी अपनी इकट्ठी मैरिटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर भेजती हैं। इंडिया के पास ऑफर आता है कि इंडिया भी इसे ज्वाइन कर ले, लेकिन इंडिया हेजिटेट करता है। क्यों हेजिटेट करता है, क्योंकि अगर इंडिया इसको ज्वाइन कर लेगा तो सीधी सी बात ये हो जाएगी कि इंडिया इजराइल के साथ ही खड़ा है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम बहुत ही न्यूट्रल है, हम किसी के साथ भी नहीं खड़े, हमें दोनों में गलतियां दिखाई दे रही हैं। इंडिया की स्टेटमेंट ये आ रही है। इसी वजह से अब जो इंडिया ने रास्ता चुना है अपने आप को सेव करने के लिए, वो क्या है कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चले गए हैं। होपफुली इससे जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव आएगा, और इसी की हम आशा करते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, बातचीत करके इस मुद्दे को ख़त्म कर लेते हैं ना। लड़ाई करने की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। तो ये देखते हैं क्या इसके साथ में पीस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा डिप्लोमेसी के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है कि मोदी एंड पुतिन रशिया के यहाँ पर मिल रहे हैं यूक्रेन के अंदर। तो व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी एक बातचीत हुई है। उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट जो है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात किया है। फिर ट्विटर जो कि आजकल एक्स बन चुका है, उसके ऊपर मोदी जी ने ये भी कहा है कि वो बहुत सारे जो फ्यूचर इनिशिएटिव हैं उनके ऊपर यहाँ पर तैयार हो गए हैं, दोनों ही के दोनों। ठीक है, तो ये पोस्ट करके वहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज के ऊपर से लिखा गया है सलीजा तैताली एंड उषा रानी पोली के द्वारा। देखिए बात कर रहे हैं सर्विकल कैंसर की। देखिए सर्विकल कैंसर सबसे पहले होता क्या है हम जरा उसको समझेंगे। उसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे से 2-3 दिन पहले इस कैंसर के बारे में सारी डिटेल्स आई हुई थी, जिसको हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पे नेशनल लेवल पे HPV का यहाँ पर वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इम्यूनाइजेशन का ये जो प्रोग्राम था वैक्सीनाइजेशन के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा गया है कि एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि ये सर्विकल कैंसर होता क्या है। देखिए फीमेल का जो यूट्रस होता है या वजाइना जो होता है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो जब वजाइना यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक बीच में पोर्शन आता है सर्विक्स के नाम से, और उसके ऊपर होती है आपकी यूट्रस।
अब अगर मैं और बनाऊं तो यहाँ पर आपकी होगी फिलिपियन ट्यूब्स और यहाँ पर आपकी होंगी ओवरीज, जहाँ पर एग होते हैं। ये एग फिलिपियन ट्यूब्स के सहारे से यूट्रस के अंदर आते हैं और जब स्पर्म यहाँ पर जाता है वाई वजाइना, तो वो स्पर्म यहाँ पर जाकर इसके अंदर इसको फर्टिलेट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। अब हमें समझ में आता है कि कुछ इस तरीके से नॉर्मल सर्विक्स दिखाई देती है, ऊपर यूट्रस दिख रही है, बीच में सर्विक्स दिख रहा है, वजाइना दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अगर पहली 1B स्टेज यहाँ पर कैंसर शुरू हो जाता तो क्या होगा कि ये जो सर्विक्स था ना, उसके नीचे से कैंसर क्या होता है, जो अनलिमिटेड तरीके से कुछ सेल जो बनते हैं वो अनलिमिटेड तरीके से बनते चले जाते हैं। नॉर्मली किसी सेल की लाइफ स्पैन 120 दिन की होगी और उतने ही सेल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जितने की बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक जगह पर सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है, जितनों की ज़रूरत नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में। ऐसे ही यहाँ पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे होकर कैंसर का रूप यहाँ पर ले लेते हैं। फिर जब ये कैंसर बढ़ने लग जाता है तो ये स्टेज 1B का जो लास्ट स्टेज आ जाती है वो क्या होगी, यहाँ पर ये कैंसर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ये कैंसर बहुत ज़्यादा है, ऊपर हम देख पाएंगे। और उसके अलावा 2B के अंदर हम देख पाएंगे कि ये कैंसर जो है वो आउटसाइड भी फैल जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये यहाँ से लेकर बाहर चला जा चुका है और इसी की वजह से जो वजाइना है उसके अंदर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि खून यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ और डाटा इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है ना जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर फीमेल्स में मिलता है। और क्यों होता है ये, एक वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेकंड हाईएस्ट ये यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा कैंसर औरतों में इंडिया में क्या मिलेंगे, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट के कैंसर के बाद यहाँ पर सर्विकल कैंसर सबसे हाईएस्ट देखा गया है फीमेल्स की पॉपुलेशन के अंदर। और चलिए अब समझते हैं कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो क्या बात कर रहा है। देखिए, अभी ये बात कर रहा है कि कैसे सर्विकल कैंसर एक सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट है, बहुत ही एक खतरनाक, हम देख सकते हैं कि कैसे एक चुनौती है आज के टाइम पे। क्योंकि सबसे पहला तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। आपको यहाँ पर 2 कामें करवाने पड़ेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। 5 साल के अंदर ऐसा बोला जाता है कि हर 5 साल में DNA की जो टेस्टिंग है वजाइना की वो करवानी चाहिए, जो कि थोड़ा फाइनेंशियली भी महंगा होता है। नोट, इतना लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। फिर ट्रीटमेंट करने में भी इसको एक समस्या देखने को मिलती है कि ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से आर्टिकल जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं कि कैसे जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा क्वालिटी ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव एंड पैलेटिव केयर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि प्रिवेंटिव तो हम कर ही रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, वैक्सीन लगेगा। किस एज में लगेगा, जो नेशनल HPV वैक्सीन है ये 9 से लेके 15 साल की जो लड़कियां होती हैं उन सभी को ये वैक्सीनेशन फ्री के अंदर यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी लड़कियां यहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव हैं उन लड़कियों को अब इस वैक्सीन से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जितने वेरिएंट होते हैं HPV के, उनमें से कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उनको वो फेस कर चुकी होंगी। ठीक है, कहाँ से आता है, मेल के जो यहाँ पर जेनिटल्स होते हैं उनमें से ये वायरस यहाँ पर टच कर जाता है, तो वो ऑलरेडी उससे एक्सपोज हो चुकी हैं। क्या फिर उनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जी, ले लेनी चाहिए। 2000 रुपये में आपको 1 डोज मिलेगी, 2 डोज आपको लेनी चाहिए किसी भी प्राइवेट स्टोर पे जाके। और उससे बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपको एक वेरिएंट तो मिल चुका है, लेकिन अब आप जो और वेरिएंट्स है वैक्सीन आपको उन दूसरे वेरिएंट से यहाँ पर सेव कर लेगी, तो ये वैक्सीन का यहाँ पर फ़ायदा है। फिर हम मेन पॉइंट्स पे जाके भी देखें तो क्या क्या बातें की गई हैं। 12 जनवरी को ये प्लान गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाएंगे, जिसमें जो बच्चियां हैं उनको ये दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेथ देखी गई है। देखिए, अगर इंडिया में बात करें तो लगभग 1,23,907 नए केस देखे गए हैं 2022 के अंदर। काफ़ी बड़ी ये मात्रा है। इससे भी ज़्यादा लगभग 50% से ज़्यादा जिनको भी ये होता है उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, 77,000 यहाँ पर 348 ऐसी महिलाएं थी जिनकी 2022 में सर्विकल कैंसर की वजह से मौत
मौत हुई। तो इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गया है कि जितने वर्ल्ड में यहाँ पर हो रहे हैं केसेस, उनमें से 1/5 जो केस होंगे, 1/5 जो केस होंगे वो कहाँ से होंगे, इंडिया से होंगे। तो मान लीजिए अगर पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सिर्फ 100 केसेस निकल कर आए हैं, तो इंडिया की तरफ से जो केसेस की गिनती होगी वो कौन सी होगी, 1/5 यहाँ पर निकल कर इंडिया की तरफ से भी वो केसेस आएंगे। तो लगभग 20 जो केसेस होंगे वो कहाँ से होंगे, इंडिया की तरफ से होंगे। ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया के नाम के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है ये वायरस रिस्पॉन्सिबल जो है HPV का, उससे लड़ने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। और HPV है क्या, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। अब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस जो है, इसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग कोफैक्टर और भी होते हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। फिर कंडीशन क्या है, फीमेल जो है उनकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है उनकी बॉडी के अंदर, तो लो इम्यूनिटी स्टेटस तो नहीं है, जेनेटिकल कोई इन्फेक्शन अलग तो नहीं हुआ है, या फिर स्मोकिंग वगैरह भी इसमें कंट्रीब्यूशन करती है, अगर कोई स्मोक करता है तो ऐसे और भी कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ HPV वायरस की वजह से ये होगा। और ये जो है ये एक प्री इन्वेजिव फेज जहाँ पर है, ऐसा माना जाता है कि जब तक ये आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन अटैक नहीं कर रहा है, उस फेज में ये 10 से 15 साल तक वहाँ पर बॉडी के अंदर उस पार्ट के अंदर रह सकता है। और फिर इसी वजह से देखा गया है कि जो मिडल एज यहाँ पर वुमन होती हैं, सबसे ज़्यादा ये कैंसर उन्हीं के अंदर पाया जाता है। तो मिडिल एज क्या, 30s से लेकर हम देखेंगे कि जो 50s के बीच में सबसे ज़्यादा उनके अंदर ही इसको पाया जाता है, इसी से इसके लिए लड़ना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। देखिए सर्विकल कैंसर जो है ना वो हाईली ट्रीटेबल है, अगर उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो बाद में तो हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेजेस को पार कर जाते हैं तो उसके बाद तो उनकी डेथ ही हो जा रही है। लेकिन अगर इसको पहले ही समझ लिया जाए, यानी कि 1B के ऊपर ही अगर इसको यहाँ पर ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्या हो सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये ट्रीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए चेकअप होने चाहिए रेगुलर टाइम पे, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनानी पड़ेगी ताकि फीमेल्स जो है वो जाकर, जो खासकर रूरल एरियाज है जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको ये बातें बताई जाएं कि वो जाकर 2 महीने 3 महीने के अंदर अपना चेकअप जो है वो करवाएं। फिर यहाँ पर है कि प्रिवेंटिव कैसे किया जा सकता है। देखिए पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना होगा। लाइफ या फिर जो सर्विकल कैंसर से जो भी जी रहे हैं अभी, जो फिलहाल जिनको ये हो चुका है, जो लड़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए। ये फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडिकेशन दिए जाने चाहिए, उनको HPV की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग ठीक से हो, और जितने ये इंसिडेंट रेट से इनको कम से कम करवाया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का। देखिए ऑस्ट्रेलिया लगभग 2005 के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू करता है पूरे के पूरे अपनी कंट्री के अंदर, और उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज थी वो 30% से अबव थी। ठीक है, जो वुमन थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जिनको भी, जितने भी नंबर ऑफ वुमन थी उनमें से 30% से ज़्यादा को यहाँ पर ये कैंसर हो जा रहा था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि आफ्टर लगभग 2 डिकेड्स के बाद में 2024-23 के अंदर में ये जो परसेंटेज है ये 1% से भी कम रह चुकी है वहाँ पर। क्यों रह चुकी है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सेम ऐसा ही प्रोग्राम चलाया। उन्होंने उनकी जो बच्चियाँ थी, जो अडल्ट नहीं हुई थी, टीनेज के अंदर आ जाती हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया, और उसी के वैक्सीनेशन के रिजल्ट हम आज देख पा रहे हैं। और इसी से प्रभावित होकर इंडिया भी चाहता है कि हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिले। फिर देखिए कि कैसे सर्विकल कैंसर जो है वो एक, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि उसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसको ख़त्म अगर हम कर देंगे तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि गोल नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर 3.4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए जिसका यहाँ पर एम है कि 2030 तक जितनी भी प्रीमेच्योर डेथ होती है, यानी कि जो डेथ आयु होने से पहले ही हो चुकी हैं, उनमें से 1/3 डेथ्स को कम करना है, घटाना है, ताकि लोग अपना जीवन पूरे तरीके से जी सकें। और अगर ऐसा ही करना है तो एक मल्टी टायर्ड अप्रोच चाहिएगी। तो मल्टी टायर्ड क्या चाहिएगी?
कि आपको अलग अलग अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वैक्सीन लगा के छोड़ रहे हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। इसके अलावा केयर की बातें करनी पड़ेंगी, ट्रीटमेंट की केयर की बातें करनी पड़ेंगी, और मल्टी टियर्ड अप्रोच होनी चाहिए, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए, पैलिवेटिव यानी कि जब आपका मान लीजिए हो चुका है, अब उसके बाद की केयर क्या दी जाए पेशेंट को, उस केयर के ऊपर ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस डिजीज़ को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। बात कर रहा है इन गुड्स हैंड्स। आर्मी के चीफ जो है उनकी एनुअल मीडिया इंटरेक्शन प्रेजेंट की गई है, जो कि एक मैच्योर असेसमेंट दिखाता है सिक्योरिटी इश्यूज जो भी इंडिया फेस कर रहा है और प्रैग्मेटिक सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। हम जो कहते हैं ना कि आगे के इनके सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो सामने आ गई है। तो ये लिखा गया है सैयद अता हसैन के द्वारा, जो कि यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फॉर्मर कमांडर रह चुके हैं। चलिए अब ये क्या बातें करें। सबसे पहले ये बात करें कि कैसे आर्मी के जो चीफ है उन्होंने एनुअली मीडिया इंटरेक्शन के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू किया है। कल हमारे पास में क्या था, आर्मी डे था, 15 जनवरी जो था वो एक एज अ आर्मी डे की तरह मनाया गया। उसी के अंदर वहाँ पे आर्मी के जो चीफ हैं वो आते हैं मीडिया के सामने, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, इंडिया का जो ओवरव्यू है सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर इंडियन के सिटीजन्स को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे हाथों में ये सेफ्टी है। कुछ समस्याएं हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी हमारे सामने हैं, जैसे कि प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन, खासकर जो मिलिट्री के मैटर्स है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स है, उनके ऊपर एक काफ़ी ओपन माइंडेड अप्रोच यहाँ पर दिखाई गई। फिर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए, जैसे पहला पॉइंट रखा गया है कि कैसे यहाँ पर एक तरीके से डिक्रीज देखा गया है वायलेंस के अंदर। जो वायलेंस होते हैं चाहे फिर वो मणिपुर में हो रहे थे या फिर वो वायलेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिले थे। तो देखा गया कि कैसे जो आर्मी के चीफ है उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि देखिए जो वायलेंस का लेवल था मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर में वो डाउन गया, कम हुआ है। और ऐसे ही चैलेंजेस आज भी, ऐसा नहीं है कि आज चुनौतियां नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी सिर्फ 30% ही ऐसे 5000 आर्मी के पुलिस के आर्मोन्स हैं जो कि अब यहाँ पर कितने हुए, 5000 में से 30% ऐसे हैं जो आर्मी उनके ऊपर काम कर रही है, जिसको क्या किया गया है, आर्मी के पास से कुछ जो उनके हथियार वगैरह थे उनको चुरा लिया गया है। पहले ये नंबर काफ़ी ज़्यादा था, 5000 छोटे छोटे गांव हैं, उनके अंदर आज भी आर्मी इन सारी समस्याओं के ऊपर काम कर रही है। सेंटर की एजेंसी साथ में मिली हुई है, स्टेट की एजेंसी साथ में मिली हुई है और एफर्ट बना रहे हैं कि कैसे जो पीस है इन सभी के साथ में वो शांति यहाँ पर बनाई जा सके। सेकेंड हम देखते हैं कि इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में भी यहाँ पर बातें की गई। अब इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो हमें पता है कि इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2-4 समस्याएं हमें यहाँ पर दिखती है, नागा जो लोग हैं वो वहाँ पर भाग जाते हैं, फिर यहाँ पर हमें और भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो इंडो म्यांमार के बॉर्डर अनप्रिडिक्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, खासकर क्योंकि यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम म्यांमार के साथ में बना हुआ है, जहाँ पर क्या होता है 16 किलोमीटर की एक ऐसी रेडियस बनाई गई है जिसमें लोग वीज़ा के बिना भी यहाँ पर घूम सकते हैं। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या थी इंडो म्यांमार में कि इंडिया का जो गांव म्यांमार के बॉर्डर के साथ लगता है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है और उनके लिए जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल है वो है एक म्यांमार के सिटी के अंदर जो कि बॉर्डर एरिया है उस पर लगता है। तो अब लोग क्या करें, वो बहुत दूर इंडिया के अंदर जाएंगे या जब उनको इमरजेंसी लगेगी तो वो म्यांमार के अंदर आएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सेफ्टी के लिए भी हमें वहाँ पर बॉर्डर को रखना पड़ेगा। इसी कारणवश से 16 किलोमीटर की रेडियस को ऐसा बना दिया है जहाँ पर आपके जो म्यांमार के लोग हैं वो इंडिया में बिना वीज़ा के आके घूम सकते हैं कि ठीक है आप आ जाइए, और ऐसे ही इंडिया के जो लोग हैं वो भी म्यांमार के अंदर जा सकते हैं ताकि जो इनफिल्ट्रेशन है फैसिलिट हो सके, उसको ढंग से किया जा सके। थर्ड हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पर एंड क्लाइमेट चेंज के लिए भी आर्मी जो है वो तैयार है और ये सारी चीज़ें करना चाहती है। अब इसमें क्या क्या बातें की गई, आर्मी के चीफ ने इस बात पे एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि कैसे आर्मी को फिलहाल में यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, कभी ड्रोन से अटैक हो जा रहे हैं, कभी सर्वेलेंस के लिए फिर से कोई और सैटेलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है।
रहा है, रडार को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, क्योंकि रडार्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स जो है वो यहाँ पर निकलती हैं, और इनको भी यहाँ पर समझा जा सकता है कि रडार की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आर्मी को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इन चीज़ों को तो हम नहीं रोक सकते, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, इसी वजह से आर्मी खुद से अपना ट्रांसफॉर्म करेगी, अलर्ट रहेगी। इसके अलावा जो इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्रभाव यहाँ पर पड़ रहे हैं वो भी स्ट्रेस डाल रहे हैं, और उसके लिए भी आर्मी जो है फॉरवर्ड थिंकिंग कर रही है, यानी दूरगामी जो सोच होती है उसके ऊपर विचार किए जा रहे हैं कि कैसे इसके इम्पैक्ट को यहाँ पर कम किया जा सके। दूसरी बात, कैसे हम लोग रेसिस्टेंस हो चुके इसके सामने। तो एट द एंड हमें समझ में आएगा कि जो आर्मी के चीफ है उन्होंने एक क्लियर मैसेज को कन्वे कर दिया है कि इंडिया की सिक्योरिटी एक अच्छे हाथों में है। हालांकि उन हाथों के अंदर चैलेंज है, चुनौतियां हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनकी सेफ्टी एक ठीक इंसान के हाथों में, एक ठीक चीज़ के इंस्टीट्यूशन के हाथों में है। और इसी तरीके से प्रैग्मेटिक जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी बात किया, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरवर्ड थिंकिंग को बार बार डिनोट किया है कि हमें आगे की सोच रखनी पड़ेगी। दूरगामी जो सोच होती है उसके ऊपर में हमें सोच के हमेशा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी का सोच रहे हो जस्ट 2 दिन का। तो मैनेजमेंट करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की यहाँ पर एक तरीके से बुनियाद दिखाई गई है आर्मी के चीफ के द्वारा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था। चलिए, यहीं पे आज का जो हमारा आर्टिकल है प्लस न्यूज़पेपर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और डेली अगर आपको ऐसे न्यूज़ का एनालिसिस सुनना है